हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 21, जिसका शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर और जिसके लेखक हैं बेढप बनारसी जी। आइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर है, जो एक हास्य व्यंग यानी व्यंग के तौर पे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आने वाला है। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि चिकित्सा का चक्कर किस तरह स्वयं जो है लेखक महोदय काटते हैं। मतलब उनको जो है ना बच्चों, मतलब उनको जो है मतलब बीमार होने का बड़ा शौक रहता है। बीमारी उनको ऐसे पकड़ती है कि छूटने का नाम ही नहीं। तो आइए, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी बीमारी जो है उन्हें लग जाती है और फिर कैसे क्या उसको ठीक होता है या फिर नहीं होता है। आपका चैप्टर है 21, ठीक है। चलिए, कहता है कि बेढप बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। यहाँ विरोधाभासों से तात्पर्य हो गया कि चिकित्सा का जो अनेक पद्धतियां हैं, तो कई सारे ऐसे पद्धतियां हैं जो मतलब क्या करता है, लोग उसके माध्यम से दूसरे को लूटने का भी काम करते हैं, है ना। मतलब बीमारी है कुछ, बता देगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप थोड़ा सा बीमार पड़िए, हॉस्पिटल जाइए या डॉक्टर के पास जाइए, तो रिपोर्ट में इतना कुछ लिख के दे देगा, ब्लड टेस्ट, है ना। मतलब इतना कुछ दे देगा कि आपको टेस्ट करवाते कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। मतलब मूल जो कारण है वहां नहीं जाएगा, वो अपने मन से पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट लिख के दे देता है, जो नहीं भी रहता है वो भी हमको कराना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि चिकित्सा जो पद्धति है ना, उसके विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। मतलब ये दिखाने की कोशिश किया, आपका नाम है चिकित्सा का चक्कर, कि उनको एक थोड़ा सा जो है पेट दर्द होता है, और पेट दर्द के चक्कर में दुनिया की सारी जितने सारे वैद्य होते हैं, ओझा धैम जो होता है, झाड़ फूक, सबको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता है। और फिर होता है कुछ नहीं, बाद में उनकी बीवी ही ठीक करती है, किसी से कुछ नहीं होता। तो चलिए, यहाँ पे कहता है कि वो दिखाने की कोशिश किया है कि चिकित्सा पद्धति का जो है विरोधाभास, वो दिखाने की कोशिश किया है कि चिकित्सा पद्धति किस तरह लोगों को लूटने का काम, बेवकूफ बनाने का काम करती है। अब सभी नहीं करते, बट करते हैं अत्यधिक। आजकल बिजनेस की तरह चल रहा है, हर कुछ चल रहा है। चिकित्सकों की वेशभूषा, नुस्खे, औषधि, निर्णय, यानी इसमें आप देखेंगे कि चिकित्सक यानी डॉक्टर जो होते हैं, इलाज करने वाले, उसकी आप वेशभूषा को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नुस्खे, किस तरह के नुस्खे देते हैं वो भी आप जानेंगे। औषधि क्या क्या होते हैं वो भी जानेंगे। तथा औषधि के निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया। कहता है विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य की व्यंग्य की वानगी को समझ पाएंगे। तो व्यंग्य की वानगी को कैसे समझेंगे, जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। कहता है कि मैं बिल्कुल हट्ठा कट्ठा। अब इसमें हट्ठा कट्ठा कौन है भाई? बेढप बनारसी स्वयं हट्ठा कट्ठा यानी पूरा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी है, पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है। मैं बिल्कुल हट्ठा कट्ठा आदमी, एकदम तंदुरुस्त, ठीक है। कहता है देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष, यानी बेढप बनारसी की आयु कितनी वर्ष है? 35 वर्ष। कहता है आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यानी इसका मन था कि काश मैं भी बीमार हो जाता, मैं बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते। अब देखो बेढप बनारसी जी ने किस तरह से प्रस्तुत किया है कि ऐसा तो नहीं था कि हम बीमार पड़ जाएंगे तो बुलेटिन निकलेगा, मतलब टीवी पे न्यूज आएगा कि फला आदमी बीमार पड़ गया। जैसे बड़े बड़े नेता को जरा सा हाँ छिक्की भी आ गया ना, तो शाहरुख खान को आज सुबह छींक आई, उसमें भी लंबी वाली छींक आई। हाँ, अगर जरा सा भी मत्था चक्कर दिया तो फला नेता को आज जो है सुबह पता नहीं शरीर में कमजोरी के कारण जो है चक्कर आ गया, माथे में चक्कर आ गया। लो भाई, ये कोई बीमारी है क्या? हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कोई देखने आता है? लेकिन नेता सब कन्हैया, जबकि उसका नौकर चाकर करता होगा, कन्हैया जाके ऐसे गेहूं को ऐसे कर दिया, फटाक से मीडिया वाला सब फोटो ले लेगा, वीडियो बना लेगा। हाँ देखिए, राबड़ी देवी जो है खुद से ही गेहूं सुखा रही है, छठ की तैयारी में पूर्ण रूप से लगी हुई है। हाँ तो देख लो भाई, बड़े बड़े का बोलवाला है, छोटे आदमी को कौन पूछने वाला है।
तो यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पे कहता है कौन सा हम बीमार पड़ जाएंगे तो बुलेटिन आ जाएगा, यानी न्यूज पे दिखाएगा या कोई समाचार में छप जाएगा या रेडियो पे सुनाएगा। अब रेडियो का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना है ना। टीवीओ चला गया, अब टीवी नहीं देखता है लोग, मोबाइल देखता है। तो कहता है कि बुलेटिन कौन सा निकलने वाला है, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट जो इनको बहुत प्रिय था। कहते हैं हंटले बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते। जैसे अपना लोग का एक बिस्कुट होता है मैरीगोल्ड, जब बीमार जब व्यक्ति होता है तो मीठा वाला वो बिस्कुट सब नहीं देगा, मैरीगोल्ड नॉर्मल होता है, गेहूं आटे से तैयार किया जाता है, वो दिया जाता है दूध के साथ, या तो ब्रेड या तो मैरीगोल्ड। वो ज्यादा मीठा नहीं होता है, एकदम सिंपल सादा बिस्किट होता है और हाँ शुगर फ्री होता है। वो बिस्किट खाएगी तो नुकसान भी नहीं होगा, गेहूं का बना हुआ होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से बन के आए तो उसमें मिक्स नहीं होगा, बट और बिस्किट की अपेक्षा सही रहता, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पे कहता है कि हंटले बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने को तो देते नहीं, तो ये सोच रहा है कि हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें हंटले बिस्कुट भी खाने को मिलेगा। देखो ख्वाब क्या क्या देख रहे हैं, कैसी अजीब अजीब ख्वाब जो है इनकी है। कहते हैं कि दवा की बात और है, खाने को मिलते, दवा की बात और है, बीमार पड़ेंगे तो दवा तो अपने आप आ ही जाएगी, हंटले बिस्किट भी खाने को मिल ही जाएगी और खाने को भी मिलेंगे। कहते हैं कि यूडिक्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेल कर मलती। सपना देख रहा है कि यूडिक्लोन, यानी जब सर में दर्द होता है तो क्या करते हैं हम, फटाक से जो है, या तो इधर नवरत्न तेल होता है, हाँ आप फटाक से लाइए, माथा पे डालिए और उसको कोई मालिश करते रहिए। तो यहाँ पे कहता है क्या कि बीवी उड़ेल कर मलती, वो ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है कि हम बीमार पड़ जाए ना तो बीविया जो है आएगी, ये यूडिक्लोन की शीशियां लेकर आएगी और अपने कोमल करों से जो है ना, जो कहता है कि बीवी उड़ेल कर मलेगी, ठीक। और कहता है उसके बाद कहता है कि और सबसे बड़ी इच्छा यह थी, देखो इच्छा कितनी है, पहले हंटले बिस्किट, फिर दवा, फिर बीवी माथे पे एकदम मालिश करेगी, हम बैठे रहेंगे और बीवी करती रहेगी। उसके बाद इच्छा और क्या है, सबसे बड़ी इच्छा कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढब जी कैसी तबीयत है। मतलब इनके दोस्त सारे आते और मुंह लटका के उन्हीं के जैसे बोलते कि कहिए बेढब जी कैसी हालत है, मतलब उसको और आनंद आता, ठीक है। अब कहता है कि किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता, रोनी सूरत मतलब रोने जैसा मुंह बना के कोई मेरा दोस्त मेरे से प्रश्न करता, तब मुझे बड़ा मजा आता, तब इनको बड़ा मजा आता। वाह, कहता है और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता, एकदम आनंद की सीमा के उस पार। यहाँ पे कहता है कि हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। शामे को कर लेने की कितनी आदमी की जो है आदतें होती है ना, वैसे भी कहा जाता है कि ज्यादा रात को नहीं खाने के लिए, सवेरे खा लेते थे, ठीक है। तो कहते हैं शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जो है जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी, और उससे सच में भूख नहीं लगेगी आपको। कहता है कि श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया कि आज स्कूल में जो है मिठाई खाकर आया हूँ, ठीक है। श्रीमती जी उनको कहती है कि खाना बन गया, खाना खा लो। तो कहता है आज जो है ना स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है, भूख नहीं थी, एकदम भूख नहीं थी। रिफ्रेशमेंट का असर प्लस स्कूल से मिठाई खा के आए थे, उनको भूख नहीं थी। उन्होंने कहा विशेष न सही, साधारण ही सही, यानी ज्यादा भूख नहीं है तो थोड़ा भी तो होगा ना, थोड़ी सी भी तो भूख होगी ना। तो कहता है कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। कौन कहती है ये बात, पत्नी कहती है कि तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो, संभव है कि कहीं देर हो जाएगा तो फिर भूखे सो जाओगे आप, तो आप खा लो। कहता है कि मैंने फिर इनकार नहीं किया, अब बेचारा दोबारा इनकार नहीं कर पाए, ठीक है। कहता है उस दिन थोड़ा ही खाया, थोड़ा ही, ठीक है। थोड़ा में देखिए, थोड़ा में खाए क्या, 12 पूड़ियां, थोड़ा खाया 12 पूड़ियां। उसके बाद देख लो, और वही रोज वाली आध पाव मलाई, थोड़ा मलाई खाया, 12 पूड़ी आध पाव मलाई, ठीक। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया हुआ है। बाग बाजार का रसगुल्ला जो बहुत ही फेमस था, जैसे हम रस तो होगा ही,
कल तक संभव है कि कुछ खट्टा हो जाए। यानी ये मन में सोच रहा है 12 पूरियां खा लिया थोड़ा भूख में, आधा पाव मलाई, 1 पौआ का आधा, 250 ग्राम का आधा, ठीक है। आधा पाव जो है आपको खा लिया, 125 ग्राम समझो, हाँ 125 ग्राम समझो। बाप रे, कहता है थोड़े खाएं, 12 पूरी तो ऐसे भी लोगों 4 से 5 गो पूरी खाओ तो पेट फुला देता है, नहीं फुला देता है जी। दाल वाला पूरी 1 से 2 खाओ, उससे ज्यादा खा भी नहीं पाता है लोग। 12 गो पूरी खा लिया, कहता है थोड़ा सा खाए हैं। 12 पूरी खाया तो अधिक भूख में कितना खाता होगा। तो यहाँ पे कहता है कि बाग बाजार का रसगुल्ला आया है, रस तो होगा ही, कल तक संभव है कि कुछ खट्टा हो जाए। मन में सोचा कि कल खट्टा हो जाएगा, उससे अच्छा चलो भाई आज ही खा लेते हैं, भूख नहीं थी। कहता है 6 रसगुल्ले, अरे बाप रे बाप, 6 गो रसगुल्ला खा लिया। कहता है मैंने 4 पाई पर धरना दिया, 12 पूरियां, कितनी पूरियां 12, और मलाई कितने आधा पाव, और रसगुल्ले कितने, थोड़ी सी भूख में इतना सारा। अब देख लो, कहता है 4 पाई पर धरना दिया, रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। छायावादी कविता जो है ना, छोटी छोटी नहीं होती, बड़ी एकदम लंबी लंबी होती है। आपने तो अभी ये इस हिंदी में तो कोई जान नहीं है, आप जाओ 12th में जाओ, थोड़ा सा ग्रेजुएशन करो, थोड़ा सा MA करो, तब पता चलेगा कि हिंदी असल में है क्या। अभी तो ये कुछ नहीं है, कुछ चुटकी का मेल है, ये कुछ नहीं है। ये असली हिंदी पढ़ना भी बाकी है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ काव्य खंड जो पढ़ने लगोगे ना, दिमाग हिल जाएगा। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं हिंदी में ही माथा खराब हो जाता है। रीजन है ना, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मतलब अपना लोग का भाषा ही नहीं होता है, अलग अलग भाषा होता है। वो 12th में आप जाओगे तो पढ़ोगे ही, काव्यखंड में 5 से 6 चैप्टर ऐसा है जो अपनी भाषा में नहीं है, आपको उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो समझोगे क्या। जैसे संस्कृत आप लोगों को भारी लगता है ना, लेकिन संस्कृत से इजी कुछ भी नहीं है। एक बार आप शुरू में शायद हम पढ़ाए थे, श्लोक पढ़ाए थे, चांदनी पढ़ी थी ना, यूट्यूब पे भी डाला हुआ, थोड़ा सा एक वीडियो देख लेना मेरा। कुछ भारी नहीं है, आपको शब्द का अर्थ पता रहेगा ना तो कुछ भी भारी नहीं है। हाँ, जब तक पता नहीं है तब तक सब कुछ भारी लगता है। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि ये सूक्ष्म नहीं थे, कविता छायावादी कविताओं की भांति, कविताओं में छायावादी कविता फेमस होता है। तो कहता है सूक्ष्म नहीं थे, कहता है थे कैसे, स्थूल। अब देख लो यहाँ पे, यानी पचने वाला नहीं। अब यहाँ पे कहता है कि एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली, 3 बजे, ठीक है। कहता है नाभि के नीचे दाहिनी और पेट में पड़ता था है क्या बुक में, पेट में पड़ता था, मालूम पड़ता, वही तो कर रहा है कि कुछ तो यहाँ पे छूटा है, यहाँ पे होगा मालूम पड़ता, ठीक है। कहता है कि एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली, नाभि के नीचे दाहिनी और पेट में जो है, कहता है कि मालूम पड़ता था कि कोई जो है बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है, मतलब कोई ऐसे भोंक रहा है, जैसे अपना लोग कहते हैं चुभता है पेट में। तो कहता है कि जो जैसे पेट में जैसे दर्द हो रहा था उनको, तो कहता है परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। अपने लोगों के घर में भी कोई गोटी हो चाहे ना हो, एसी लोग सेरिडोन एनी टाइम होता है सबके घर में। जरा सा सर दर्द हुआ नहीं लो, जरा सा पेट दर्द हुआ नहीं एसी लोग। अब एसी लोग का भी प्रचलन नहीं है, अब गैसोपास वो खाता है लोग, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि हमेशा ये भी पेट दर्द के लिए जो है औषधियों के राजा, अब इनका जो औषधि का राजा था, जो दवाई वो खाते थे, वो हमेशा घर में क्या करते थे, रखते थे। जरा सा पेट दर्द हुआ नहीं, बस चढ़ा दिए, ठीक है। कहता है कि मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, मतलब पिया। उसके बाद कहता है कि दोबारा दवा पी, दोबारा पिया, ठीक है। पितवा पुनः पितवा, यानी पीता रह गया, पुनः पिया, बार बार पिया जा रहा है ना, बार बार पितवा पुनः पितवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई कि इसकी सार्थकता, इसकी सच्चाई है क्या। उसको उस दिन पता चला, यानी इसकी पितवा पुनः पितवा की सार्थकता, कि लोग बार बार जब पीते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है। तो यहाँ पे कहता है उसी दिन हमें समझ में आई। कहता है प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई, इतना दर्द की भोर होते होते दवाई लोग टाइम टेबल के हिसाब से खाता है, लिमिट में खाता है, कोनो भात दाल चावल रोटी तो है नहीं कि भरपेट खा लो, खाते रहो।
है ना। तो यहाँ पे कहता है दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई, मतलब क्या कि वो जो है सुबह तक पीते रह गए, दर्द इतनी बड़ी हुई थी, बड़ा शौक था इनको बीमार पड़ने का। कहता है कि प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा, यानी ऐसी स्थिति हो गई कि प्रातः काल जो है एक आदमी को क्या करना पड़ा, भेजना पड़ा। कहता है कि डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। किस अस्पताल के थे? सरकारी अस्पताल के। कहता है कि डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। कहता है कि वे वे इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेंटो में हैं, यानी सूट बूट से लग रहा था कि कोई साधारण आदमी नहीं, बड़ा जो है स्टैंडर्ड आदमी है ना, बड़े रॉयल्टी वाला आदमी है। तो कहता है कि ऐसा लगता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेंटो में है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे कि लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। काफी आप सूट बूट बढ़िया सा शेरवानी हाँ पहन लो, या फिर कोट पैंट लगा लो, टाई लगा लो और साइकिल पे बैठ के आओ, वो देखने में कैसा लगेगा? थोड़ा सा सोचो, कल्पना करो थोड़ा सा। पूरा कोट पैंट एकदम टाई बेल्ट सब कुछ लगाए हुए हैं, आ रहा है किसी पे साइकिल पे हुरहुराते हुए, तो लोग देखेगा अरे बाप रे, ऊपर से नीचे हीरो की तरह। देखो गाड़ी क्या है, कम से कम बाइक को ले आता, 4 चक्का नहीं सही तो उस पर भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे कहता है कि जो सूट बूट तो उनकी ऐसी थी, हाँ ऐसी थी कि लग रहा था क्या कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेंटो में है। कहता है ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे कि कोई लीडर, कोई नेता, बड़े बड़े मान लो नेता है, वो मोटर कार छोड़ के अब पैदल जाए तो कैसा लगता है। तो यहाँ पे कहता है कि मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले, यानी आ गए तुरंत डॉक्टर साहब। ठीक है, कहता है कि तुरंत आए और वो बोलते हैं कि जबान दिखलाइए, जबान यानी जीभ दिखलाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, इस आंख देखा नहीं है, उनको लगता है कि हम एकदम स्वर्गलोक में चले गए, ये भी एक फीलिंग्स होती है। कहता है कि शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है, यानी जिस तरह प्रेमी प्रेमिकाओं को एक दूसरे के आंखों में देखने में आनंद आता है, उसी तरह कहता है कि वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जो है जीभ देखने में आता है। मतलब ये एक तरह से उपमित किए हैं, उदाहरण दिए हैं, ऐसे थोड़े न होता है। अब यहाँ पे देख लो, जीभ देखने में किसी को मजा आएगा? जीभ देखने में मजा आएगा क्या? कहता है कि आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। देख लीजिए, बड़ा बढ़िया उदाहरण दिए पहले प्रेमी प्रेमिका का। कहता है कि डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। हाँ, कहता है 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। सच बात है, सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे, मतलब डॉक्टर साहब को हंसी आ रही थी, वो बेचारा दर्द के मारे हालत खराब है, डॉक्टर साहब को मजाक सूझ रहा था, है ना। कहते हैं कि जो है वो साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, अभी तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा। अपना अपना डॉक्टर का दवा दुकान फिक्स होता है, बताते हैं। आपको पहले कह देगा पर्ची बना के, इस फला दुकान पे आप जाइए दवा ले लीजिए, कमीशन आता है कट के। सब मिली भगत होती है उन लोगों की, बिजनेस इस तरह से चलता है। तो कहता है कि खैर चंद्रकला फार्मेसी से, बाद बाकी डॉक्टर जो होते हैं ना, सच्ची कह रहे हैं, पूरा एकदम कमीशन पे कमीशन लेता है, बढ़िया से लेता है। सब एक दूसरे से दुकान, दवाई दुकान, डॉक्टर से डॉक्टर, दवाई दुकान वाले से हॉस्पिटल, सबका एकदम मेल जोल होता है। पहले कह देंगे यहाँ पे जाके जो है आप जो है यूरिन टेस्ट कराओ, यहाँ जाके ब्लड टेस्ट कराओ, यहाँ जाके जो है आप बीपी टेस्ट कराओ। मतलब क्या, सब अपने में अपनी मिली भगत होती है सबकी। जहाँ 10 लेना है वहां 20 लेंगे, जहाँ 50 लेना है वहां 100 लेंगे, और इस तरह से लूटने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहां दवाइयां ताजी मिलती है, बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। ठीक है, कहता है दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी हुई, दवा भी पी लिए। उसके बाद गर्म बोतल का, पेट में दर्द होता है तो पानी डाल के उसको जिस जगह पे दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे करो, उसको घुमाओ बोतल को, तो वो हुआ एक तरह से सेकाई होता है उस जगह की।
तो कहता है कि दवा भी पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई, सेकते सेकते छाले पड़ गए, इतना सेकाई हुआ कि छाला पड़ गया, यानी चमड़ा। समझ गए होंगे आप लोग। कहता है पर दर्द में कमी न हुई, हालत होती जा रही है बद से बदतर, पर दर्द छोड़ने का नाम नहीं। हाँ, बड़ा शौक था, 12 पूरियां जो खाया था ना इसने, उसी की असर थी, 12 पूरियों का असर था ये। कहता है दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया। देख लो, कहता है दोपहर हो गई, शाम भी हो गई, पर दर्द ने मुझसे, यानी लेखक महोदय से ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम तो दूर, यानी हटने का नामे नहीं ले रहा था। इतना प्रेम हो गया बेरब जी से, उस दर्द को, उस बीमारी को छोड़ने का नाम नहीं, सच्चा वाला प्रेम हो गया, है ना। कहता है कि हटने का नाम दूर, कहता है लोग देखने के लिए आने लगे, लोगों देखने के लिए आ गए। यहाँ वो बीमारी वाला प्रेम था, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, इसको भी कई सारे लोग देखने के लिए आ गए। अब कहता है कि मेरे घर पर मेला लगने लगा, ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। कहते हैं हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेता था, यानी एक विशेषता थी कि जितने सारे आदमी देखने आते थे ना, सब एगो न एगो नुस्खा, यानी एगो न एगो उपाय बताता था, देता था कि बेडर जी आप ये करके देखो, आपको इससे ठीक नहीं हुआ तो ये करके देखो। सबका नुस्खा, जिसको देह में दुख रहेगा तो सोचता है हम क्या करें कि जल्दी मेरा दुख क्या हो जाए, छूट जाए, खत्म हो जाए, भाग जाए शरीर से दर्द दुख, तो वो सबका नुस्खा अपनाने लगा। कहता है कि सब जो है कोई ना कोई नुस्खा लेकर जो है आते थे। कहता है कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, ये तो बोल दिए कि जो भी आता था वो एक ना एक नुस्खा लेके आता था। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, किसी ने कहा कि अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। कोई बच्चा है क्या जो हींग पिला दो? छोटा बच्चा को पेट में दर्द होता है तो ऐसे थोड़ा सा हींग लेके उसको चटा दिया जाता है कि पेट में जो वायु होगी वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। या फिर जमाइन का, अजवाइन जो जिसको अपना लोग बोलते हैं, अजवाइन हुआ आपको किताबी भाषा, जबाइन हुआ अपना लोग की भाषा में, तो उसको भी क्या किया जाता है, उसका पाउडर बना के या फिर उसको जल पानी में डाल के उबाला जाता है, नमक डाल के, और उसके पानी को छोटे छोटे बच्चों को चटाया जाता है, तो उससे भी दर्द आराम होता है। हम आप तो ऐसे ही चबा लेते हैं, जबाइन जब पेट में गैस बनती है तो ऐसे ही चबा के खा लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है किसी ने कहा कि अजी कुछ नहीं तो हींग पिला दो। देख लो नुस्खा कैसा कैसा है। किसी ने कहा कि चूना खिला दो। नुस्खा देखो, अजब गजब नुस्खे हैं। खाने के लिए सिवाय जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई। लेखक महोदय कह रहे हैं कि सारा कुछ मैंने खा लिया सिवाय जूते के, यानी एक को चीज मैंने नहीं खाया, वो जूता। ठीक है, कहता है कि जिसे लोगों ने ना बताई, यानी लोगों ने ये कोई किसी ने नहीं बताया कि जूते भी खा लो, सबने ऐसे ऐसे नुस्खे बताए, बस जूते रह गए थे। कहता है 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। 3 दिन बीत गए, दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी किसकी, प्रसाद जी की। अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है, प्रसाद जयशंकर प्रसाद राइटर। हाँ, प्रसाद जी की जो है चर्चा छिड़ती थी कि हाँ प्रसाद जी का लिखा अमुक नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि से कैसा है, तो कोई बोलते थे बहुत अच्छा है। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो पढ़ी लिखी बातें ही होगी, डिस्कस होगी। कहता है कि राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। देख लो, आए हैं बीमार को देखने के लिए, उन लोगों का अपना गप अपने शुरू हो गया कि भाई जो है ये जो है आपको राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। 9 बार कई लोग बनाता है क्या जी, 8 दिन में 9 बार दाढ़ी, ऐसी ऐसी चर्चाएं होती थी। कहता है मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। अब बेचारे को पेट में दर्द हो रही है, उनसे भी रहा नहीं गया तो वो भी कुछ बोल ही देते थे। तो कहता है कि ऊपर से पान और सिगरेट की चपत। अब दोस्त यार आए हैं तो पान सिगरेट तो देना पड़ेगा ना, जो फॉर्मेलिटी है वो तो निभानी पड़ेगी, नहीं तो क्या कैसा दोस्त है, एक बार चाहिए पान सुपारी ने पूछा तो उसकी खपत अलग, मतलब बेचारा बीमार है, कोई तो ठीक करने वाला है नहीं, लेकिन हाँ एकदम धरना जवाब दिए हैं, एकदम बढ़िया से गप मार रहे हैं सब। तो कहता है सिगरेट की चपत, चाय की चपत अलग। कहता है पान और सिगरेट की चपत अलग। कहता है भला दर्द में क्या कमी हो, यानी दर्द में कोई कमी ही नहीं। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरों की दवा करो, यानी कि अब किसी दूसरे से दवा करो, इस डॉक्टर को छोड़ो। कहता है लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी, बड़ा बढ़िया नाम है, चूहानाथ
कातर जी, कहता है को बुलाने की सलाह हुई। नाम कितना बड़ा, कितना जो है बढ़िया नाम है, चूहानाथ कातर जी। हाँ, कहता है आप लोग डॉक्टर, चूहा जो है सामानों को कुतरने का काम करता है, ये कुतरने का काम करते होंगे क्या? हाँ, जेब कुतरने का काम करते होंगे। कहता है कि डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है जो ऐसा नाम रखा। कहता यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। कहता है आपकी फीस 8 रुपये थी, यानी उन डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितने रुपए थी? 8। प्रश्न आ सकते हैं कि चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? 8 रुपये। कहता और मोटर का 1 रुपया अलग से, ठीक है। कहता आप लंदन से जो है FRCS, ठीक है, तो कहता है कि FRCS थे। उसके बाद कहता है कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों का फीस जो है, डॉक्टरों की फीस जो है रात में बढ़ जाती है। कहता है कि खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले कि मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। चूहानाथ कातर जी बोलते हैं कि मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए। हाँ, थोड़ा पानी गर्म कराइए। उसके बाद कहता है कि तब तक दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, मतलब डॉक्टर ने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, ठीक है, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई। पिचकारी समझते हो ना? हाँ, समझ गई होगी। उसमें सुई जो है छोटी मोटी नहीं, लंबी सुई लगाई। सुई देख के तो जो बात है, मुझे भी डर लगता है। कहता है कि सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी, जैसे होली में जो पिचकारी में ऐसे रंग भरते हैं, ठीक। और कहता है मेरे पेट में वह सुई हंसना मत तुम लोग, अब ये शब्द ही ऐसा है तो शब्द ऐसा देगा तब ना हंसी आएगा। कहता है कि मेरे पेट में वह सुई कूच कर दवा डाली। कैसा कैसा शब्द है भाई। कहता है कि वो लिया, पिचकारी में भरा और एकदम लिया, उनके पेट में डाल दिया, ठीक। अब कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई, सुई पड़ी, नींद आ गई, यानी दर्द में कुछ आराम हुआ होगा, राहत मिली होगी। कहता और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी, कुछ हद तक कमी हो चली थी। और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। बाद में जो चूहानाथ कातर जी आए, कहता है कि 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। 18 आने की, पहले टाइम में जो है आना चलता था, अन्ना, 8 आना, 4 आना, ऐसे चलता था। हम लोग 4 आना तक चलाए हैं, 8 आना भी चलाए हैं। अभी तो 1 रुपया भी नहीं चलता। 1 रुपया चलता है, उसमें भी वो बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं चलता है। तो अभी अपना लोग वो जो झिल्ली खाती हो, पहले 1 रुपया में 4 गो देता था। फोफी 1 रुपया में 6 गो देता था। अभी तो 10 रुपया में 6 गो नहीं देता है। तो इतना महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है। 4 आने देता था पहले, मतलब ये सब चीज जो आम बात है, मिल जाता है कहीं भी, अब नहीं देता है। तो सब कुछ का टाइम एकदम बदल गया है, महंगाई। कहता है कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी, ठीक है, कहते हैं कि बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। कितने आने की? 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में भी डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। इसका मतलब दवा की स्वाद एकदम कड़वा, हाँ एकदम जो है, अब यहाँ पे कहता है कि मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। इसका मतलब तो ये हुआ कि दवा एकदम कड़वी होगी, स्वाद में एकदम अच्छी नहीं होगी। वैसे भी जो है दवा की स्वाद अच्छी नहीं होती। तो कहता है कि शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो शायद मुर्दा भी क्या उठे, तिलमिला हो उठे या तिलमिला उठे, मतलब दवा कड़वी थी। कहता है 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले यह तो आपकी इच्छा पर है, आपकी इच्छा पर है, पीजिए चाहे
मत पीजिए, है ना। कहता है यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, बीमारी का नाम है। अब इसको जो बोल दिया कि आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, आपकी श्रीमती बड़ी भाग्यवती है, अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। डॉक्टर सबका देखो यही दिखाया है व्यंग्य कि किस तरह से डॉक्टर लोग को बुड़बक बनाते रहते हैं, है ना। कहता है कि 6 घंटे की अगर लेट हो जाती, हाँ देरी हो जाती, तो आपकी पत्नी जो है ना, हाँ सौभाग्यशाली से जो है हो जाती। आपको क्या समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो कहता है कि जिंदगी भर रोना पड़ता, सौभाग्यवती से बेचारी दुर्भाग्यवती हो जाती, भगवान ना करे कोई हो, यानी विधवा हो जाती, इसका मतलब यही हुआ। कहता है जिंदगी भर रोना पड़ता, वह तो कहिए आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए, ठीक है, कुछ दिन कहते हैं कि दवा पीजिए। कहते हैं इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों यहाँ होगा मर्जों, ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फर्क उठी। यानी डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बीमारी का नाम बताया कि इनकी तबीयत फर्क उठी, मतलब मन में डर, एक भय जो है होता है ना, समा जाना। कहता भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातर जी को। मतलब इनको भी मन में डाउट हो रहा है कि सिर्फ कातर जी को पता है कि और भी डॉक्टरों को ये बातें मतलब पता होंगी। कहता है कि इन्हीं को खाली मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी, अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। इतना बढ़िया से प्रस्तुत किया है। कहता है सिर दर्द रूपी फौज ने, ठीक है, मेरे शरीर रूपी किले पर, अपने शरीर को किला बोला है, ठीक है, और सिर दर्द को फौज बोला है। कहता है कि किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों, ये मर्जी कैसे हो गया हर जगह भाई, मर्जों यहाँ पे हो जाएगा, मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया, इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं, मतलब आदमी को दौड़ाया वहां पे कि जाओ फटाफट डॉक्टर जी को लेके आओ, पर वहां जब गए तो डॉक्टर जी कहीं और गए थे, मतलब थे ही नहीं, ठीक है। अब कहता है कि इधर मेरी हालत क्या थी, उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। कहता है उससे भी अगर वहां भी जाके लिखे ना तो शायद ये कथा कभी समाप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे कहता है हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। अब दर्द होगी, आप ही को हमको दर्द होता है तो क्या होता है, आदमी परेशान हो जाता है, शांति से बैठ नहीं पाता, सो नहीं पाता, तो वो बस करवटें इधर से उधर जो है बदल रहा है। कहता इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वही कॉन्फ्रेंस जो फला लेखक ऐसे तो चिला लेखक ऐसे, कौन सी नाटक में क्या, हाँ मतलब क्या, तो यहाँ पे कहते हैं कि और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और कहता है कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कहता है कोई न किसी की बात मानता था और न कोई निश्चय ही हो पाता था कि आखिर बुलाया जाए तो किसे। अब आगे कहता है मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई। उन्हीं के बगल में एक पंडित जी थे, कहते हैं उनकी विजय हुई। आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड्य, देख लो शब्द, कमाल का शब्द है। कहता है कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात हुई। यानी थोड़ा सा इसको तारीफ कर दिया कि आयुर्वेदाचार्य मतलब आयुर्वेद में आचार्य की उपाधि, ठीक, पूरा विद्वान। उसके बाद रसज्ञ रंजन, यानी किसी चीज की कमी नहीं, हर रस उनमें जो है क्या है, मतलब हर गुण उनमें है, समाहित है। कहता है चिकित्सा मार्तंड्य, और इतने बड़े मार्तंड्य जो एक बार आ जाए तो शायद सब कुछ ठीक ही कर दे। तो कहता है चिकित्सा मार्तंड्य कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात हुई, तय हुई कि अब जो है उन्हीं को बुलाया जाए, मतलब पंडित सुखदेव शास्त्री जी को। कहता है एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए।
मतलब एक सज्जन गए कि जाओ भाई अब शास्त्री जी को लेके आओ, अब तो कातर जी जो है पता नहीं कहाँ गए हैं, तो उन्हीं को लेके आओ। कहता है कि भेजे गए, कोई 45 मिनट बीत गए हुए 45 मिनट, परंतु वैद्य जी न आए, और तब तक इनका हालत एकदम खराब। अब कहता है कि न भेजे गए सज्जन का ही पता चला, और एक और दर्द आयकर की तरफ बढ़ता जा रहा था। आयकर से क्या तात्पर्य बताइए तो फटाफट। आयकर, इनकम, आमदनी। कहता है कि जैसे आमदनी जब आती है तो रुकने का नाम नहीं, और जब जाती है तो आने का नाम नहीं। तो वही बात हो गई कि लग रहा था कि आयकर की तरह जैसे बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं। कहता है कि दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं, और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे, यानी 45 मिनट हो चुकी थी, अभी तक नहीं आए थे। बाद में वो लौट के आते हैं और वे बोलते हैं वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा। वैद्य जी थे तो अपना तो पंडित गिरी दिखाएंगे ना, क्या झा जी? अभी कहीं जाते हैं तो पत्रा देख के जाते हैं नहीं ना। ये कहानी है, सॉरी क्या कहते हैं, चैप्टर का जो है पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट रियल में भी ऐसे होता है, कई सारे ऐसे पंडित होते हैं कि छोटा छोटा भी काम करेंगे तो हाँ पूछते हैं। कोई भी काम होगा तो बिना पूछे बिना पत्रा देखे नहीं करता है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहता है कि वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। संक्रांति की वृत्त में जो है कौन सी की स्थिरता? शनि की स्थिरता है। कहता है 31 पल और 9 विपल, समय बता रहा है कि 31 पल और 9 विपल के में शनि जो है, इस जो है कहता है कि बुध के संक्रांति के वृत्त में जो ये शनि जो है आके बैठ चुका है। कहता है वो 31 पल और 9 विपल के बाद शनि जो है उस वृत्त से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कहता है और 1.5 घटी एकादशी का योग है। कहते हैं कि इनके समाप्त होने पर मैं चलूंगा, यानी जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। मतलब क्या कि मैं जाऊंगा तो क्या पता मुझे कुछ हो जाए, तो बीमारी मैं ठीक करूंगा कि नहीं, पहले तो अपने टपक जाऊंगा। इसलिए जब तक ये जो है मतलब शनि की स्थिरता जो है उसमें है, जब तक वहां से बाहर नहीं जाएगी तब तक हम भी घर से बाहर नहीं जाएंगे। कहता है सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, यानी गुस्सा आया कातर बेढप बनारसी जी को। कहता है मगर वे कह गए थे कि अतएव बुलाना भी आवश्यक था, मैंने फिर उन्हें भेजा, यानी फिर से भेजा उनको बुलाने के लिए। कहता है कि कोई आध घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आए भी तो कौन सी पे? पालकी पे, जैसे कोई दुल्हन आ रही हो, ठीक है पालकी पे तशरीफ लाए। कहता है कि आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे, यानी वो क्या पहने हुए थे? धोती पहने हुए थे, और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे, एक सफेद दुपट्टा, ठीक है। कहता है इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर एक जनेऊ था। तो कहता है सूत के नाम पे क्या था? जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। मतलब जनेऊ भी साफ नहीं था, कुश्ती लड़के आ रहे हैं मतलब जनेऊ इसका मतलब साफ नहीं था, गंदा था। तो कहता है कि शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ, उसके बाद जिसका रंग देखकर कहता है शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नारी हाथ में ली, सभी डॉक्टर तो पहले नारी डॉक्टर हो, आयुर्वेदाचार्य हो, कोई हो, पहले तो नारी देखते हैं, जीभ देखते हैं, आंख देखते हैं। हम आप भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले नारी चेक करते हैं, जीभ दिखाइए, आंख दिखाइए, इसे करके देखता है ना बच्चों को, या फिर कोई क्या गलत बोल रहा है? नहीं ना। इतना चीज देखने के बाद वो अपना इलाज जारी रखते हैं, मतलब करते हैं आगे फिर क्या करना है। कहता है कि नारी ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नारी देखी, 5 मिनट तक, बताओ 5 मिनट तक नारी देखी। ठीक, फिर दूसरे हाथ की, बोले वायु का प्रकोप है, यानी गैस बना हुआ है, वायु है आपके शरीर में, पेट में। कहता है यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। कहता है यकृत में वायु घूमकर कहां चला गया? पित्ताशय में। उसके बाद पित्ताशय में प्रवेश कर फिर आंत में, आंत होगा, कहता है आंत में जा पहुंची। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है, यानी हाँ, कहता है कि इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है, और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है ना, तब शूल का कारण हो जाता है।
यानी वो भोज्य पदार्थ पचेगा नहीं। आप बस पेट में इधर स्थिति पहले से खराब बिगड़ी हुई है, आप लिए जा रहे हैं, उसमें एकदम दिए जा रहे हैं, वो ढंग से पच नहीं पाएगा और जब नहीं पचेगा तो वही पीड़ा का कारण होगा, यानी क्या होता है, दर्द होता है। तो कहता है कि कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, वो अपनी भाषा में जो है बक रहे थे, है ना, शास्त्री जी थे ना, तो वो अपनी भाषा में बता रहे थे। तो इनको जो है बेढप जी को लग रहा था कि पता नहीं क्या बक रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कहता है कि और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी, क्रोध आ रहा था कि लेक्चर दे रहे हैं, पहले मेरा इलाज तो करे ढंग से। कहता है कि आखिर मुझसे न रहा गया, मैंने एक सज्जन से कहा कि जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए, यह सचमुच जो है, कहता है यह सुनकर लोग चकराए, ठीक है, चकराए कि कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। कहता है कि तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। बताओ, बीमार पड़ा है, वहां पे श्लोक सुनाने की क्या आवश्यकता है भाई? बीमार पड़ा है तो पहले इलाज करो, देखो क्या हुआ है। वहां श्लोक पढ़ने लगे संस्कृत के, ठीक है। कहता है कि चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में और जो है इस औषधि का सेवन करना, अदरक मतलब आदि जिसको अपना लोग कहते हैं, अदरक के रस में जो है इस औषधि का जो है सेवन करना होगा। खैर साहब फीस दी गई, किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा, यानी वो जो है अपना प्रवचन देके श्लोक सुना के दवा देके चले गए। कहता है 2 दिन दवा की गई, कभी कभी अवश्य कम हो जाता था पर पूरा दर्द न गया। CID देखते हो टीवी पे, हाँ, CID के समान पीछा छोड़ता ही नहीं था, यानी दर्द थोड़ा बहुत आराम हुआ, उसके बाद दर्द जो है पुनः आ जाता था, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ता था। कहता है कि चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम और दिमाग चाटती थी अधिक, क्योंकि सब जो है प्रसाद जी के नाटक का चर्चा, तो फला को क्या हुआ, छिला को क्या हुआ, मतलब दोस्त मर रहा है उसको देखने कम, और चाय पान की चपत अलग हो रही थी, बीड़ी सिगरेट की चपत अलग हो रही थी। तो ये कहते हैं कि जो है वो आराम कम देते थे और दिमाग चाटती थी अधिक। कहता है कि एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे, बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। अब शास्त्री जी भी गए, डॉक्टर आए गए, शास्त्री जी आए गए, ठीक है। अब कहता है भारतीय हकीम वैद्य को दिखलाइए। देख लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि इस पाठ में जो है किस किस पद्धति का जो है वर्णन किया गया है, सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहता है कि आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। कहता है मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को, ठीक है, बेढप जी सोच रहे हैं कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, जस्टे दिखलाए अभी। कहते हैं हकीम भी सही, चलो डॉक्टर से इलाज हो गया, वैद्य से हो गया, अब जो है थोड़ा हकीम से भी ले लेते हैं, ठीक है। हकीम साहब आए, यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूं, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। यानी ठीक है, अब देखो फैशन क्या क्या थी। कहता है कि सर्दी बहुत तेज नहीं थी, यानी हकीम जी ऐसे वस्त्र पहन के आए थे कि सर्दी नहीं थी, फिर भी वैसा वस्त्र पहन के आए थे। देखिए कहता है सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। कहता है परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, लोटे की तरह गोल टोपी जो होती है, पाँव में पजामा, ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था। चूड़ा है कि ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं। चूड़ीदार में भी एक लिमिट होता है कपड़ा देने का, वो अधिक पड़ जाए ना तो चूड़ी नीचे में बनने के बजाय घुटना तक, यहाँ तक बन जाएगा, ठेहुना तक, तो फिर वो कितना अजीब लगेगा देखने में। चूड़ी नीचे में ही थोड़ा सा बनना चाहिए, इतना दूर, बस वो अच्छा लगता है। अब पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे चुनन चुनन टाइप का बन जाएगा तो कितना भद्दा लगेगा देखने में, अच्छा लगेगा क्या? तो कहता है कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। कैसा बेवकूफ दर्जी था, सारा का सारा लगा दिया उसमें,
ठीक है। कहता अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतर ब्योत जो है कहता है की हो, चुस्ती दिखाई हो, जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को क्या कर दी है, बांट दी है। यानी अपनी तंदुरुस्ती जो है ना अपने मरीजों में बांट दी है। हकीम साहब इतने दुबले पतले थे। हकीम साहब ने नजाकत की बला की थी। कहता है रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। कहते हैं कि आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले मिजाज कैसा है, क्योंकि हकीम थे। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मिजाज कैसा है। मैंने कहा मर रहा हूं बस। मिजाज कैसा है, तो ये कहते हैं मैंने कहा कि मर रहा हूं बस, आपका ही इंतजार था, अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा यार आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है, मतलब ऐसी बातें भी कोई करता है भला। कहते हैं कि मेरे मरे आपके दुश्मन, आप क्यों मरेंगे, मरे आपके दुश्मन। कहते हैं कि नब्ज तो दिखाइए, खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनंद फानन में दर्द जो है क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। ठीक है, आगे कहते हैं कि 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी। एगो आया था 5 मिनट तक देख के गए एगो हाथ में, अब ये 10 मिनट तक देख लो। कहता है फिर बोले मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे आप वक्त पर जो है आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी, मतलब जरूर ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते बोले जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयां लोग बहुत पुरानी रखते हैं। आ गई वही बात, यानी मतलब अपने अपने करीबी के पास से ही खरीदवाएंगे ताकि कमीशन। ठीक है, कहते हैं आजकल दवाइयां लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताजी दवाइयां मिलती है, मतलब आप कहीं और मत लीजिए, मेरे यहाँ से मंगवा लीजिए। कहता दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को जो है कहता है घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी जल चिकित्सा कीजिए। ठीक है, जल चिकित्सा कीजिए, यहाँ पे एक और आ गया जल चिकित्सा। ठीक है, जल चिकित्सा कीजिए। एक सर्जन ने कहा कि यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए। होम्योपैथी ये भी आ गया चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत। तो कहता है जल चिकित्सा, फिर किसी ने कहा कि होम्योपैथी इलाज जो है शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती है, जादू का मतलब ये जो नन्ही नन्ही हेम्योपैथी की जो गोलियां होती है जादू का काम करती है। हेम्योपैथी में सच में शुरू में वो थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन परमानेंट ठीक कर देता है। होम्योपैथी इलाज में परमानेंट ठीक कर देगा, लेकिन शुरू में वो थोड़ा सा बढ़ा देगा जब खाएगी तो किसी भी दुख को, फिर एकदम धीरे धीरे हाँ जड़ से खत्म कर देता है। तो कहता है कि ये जो है ना जादू का काम करती है, जादू का। कहता है एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी से, देखिए यहाँ पे एक और चिकित्सा पद्धति आ गया, प्रकृति चिकित्सा। कहता है कि प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए। यानी पेट पे गीली मिट्टी जो होती है ना, चिकनी मिट्टी जिसको अपना लोग कहते हैं, जिससे घर वगैरह लिपने पोतने का काम होता है, वो ठंडा होता है, उस मिट्टी से बाल भी धुओ, बाल मजबूत होता है। सच्ची करें, अभी हम लोग साबुन से धोते हैं, अभी भी गाँव जाओ बहुत सारी ऐसी जो पुरानी दादी लोग होंगी, पुरानी जो महिलाएं होंगी, वो साबुन से जल्दी बाल नहीं धोती है, गर्मियों में खास करके चिकनी मट्टी जो होता है वो फूलने के लिए देगी और माथा पे लगा के उसके बाद रगड़ के धो लेती है। सच में बाल काला भी होता है। जब हम भी धुए हैं, जब तुम लोग के एज में थे तो दादी धोती थी तो हम भी धोते थे देख देख के, अब नहीं धोते हैं। शैम्पू का कमाल देखो, सारा बाल उड़ गया, टकला हो गए, तो ये शैम्पू का कमाल है। काश वहीं लगाते रहते तो नहीं होता। तो होता क्या है ना कि वो मिलेगा भी कहाँ से, इधर बाजार में कहाँ से मिलेगा। गांव में लोग
काट काट के लाते हैं, वो जो खंता वगैरह होता है उस सब में से लाते हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे कहता है कि देख लीजिए, कहता है कि एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, ठीक है, कि गीली मिट्टी आप पेट में लगाइए और धूप में जाके जो है थोड़ा सा बैठ जाइए। 1 हफ्ते में जो है कहता है कि दर्द हवा हो जाएगा, मतलब दर्द आपका भाग जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उन्होंने कहा देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, नानी की मौसी, बेढप बनारसी जी की नानी की मौसी। कौन कौन देखे हो अपने नानी के मौसी को? बड़ा आश्चर्य लग रहा है, जिंदा होगी क्या नानी की मौसी? आजकल तो नानी जिंदा होती नहीं है। तो कहता है कि इसी बीच मेरी नानी की मौसी जो है मुझे देखने आई, उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, एकदम गौर से बेरफ जी को देखा। कौन? नानी की मौसी ने देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। अब जहाँ पे बूढ़ पुरान आए, हाँ, तो वो तो दवा इलाज की बात थोड़े करेंगी, वो नजर गुजर की बातें करेंगी। हाँ, तो वो कहती है कि मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। ऊपरी खेल मतलब जादू टोना का खेल है। कहता है कि मैंने पूछा, अब इसी बस यही तो बच गया था जादू टोना। कहता है कि मैंने पूछा यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली बेटा, सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। अब चुड़ैल की देख लो, यही कमी रह गई थी। चुड़ैल का फसाद है, मेरी स्त्री और माता की ओर देख कहने लगी। मतलब वो उनकी जो नानी की कौन थी? मौसी। नानी की कौन थी? मौसी। तो वो बोलती है कि मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, मतलब बेढप बनारसी जी की पत्नी की ओर और उनकी माता की ओर देख के वो मौसी जो है, मतलब नानी की मौसी कहने लगी कि देखो ना इसकी बरौनी कैसी खड़ी है। बरौनी समझ में आया ना, कैसी खड़ी है। कहता है कि कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उससे भी बढ़ के है? मतलब वो उनकी आंख की जो ये होती है ना, जिसको अपना लोग बोरनी कहते हैं, पिपनी कहते हैं, वो क्या होता है, वो देख के कहते हैं ऐसे खड़ी खड़ी है। जब बच्चों को ममरखा हो जाता है ना, ममरखा, तब ध्यान से देखना, वो ये एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है। ममरखा जब बच्चों को हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, तो बड़ा बड़ा हो जाता है। और बच्चों वो देख के ही माताएं समझ जाती है। कोई भी महिला देखेगी तो समझ जाएगी और बोलेगी कि बच्चा को ममरखा हुआ है, ला के जल्दी दो। खाने में उसकी रुचि नहीं रहती, जल्दी खाना नहीं खाएगा। ममरखा जब हो जाता है तो सबको होता है बच्चे में। तो कहता है कि इसकी बोरनी देखो कैसी बड़ी बड़ी हो चुकी है, मतलब क्या खड़ी है। इसमें पक्का जो है इसके अंदर चुड़ैल का साया है, इसके ऊपर साया है। कहता है जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते। अब पत्नी की बारी। पत्नी भी बेचारी काहे चुप रहे। अंत में पत्नी कहती है कि तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो या न हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई, ठीक है। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कहते हैं कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। कहते हैं कि जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है, वहां सभी साधन है। अब इन्होंने जो है डिसीजन लिया, फैसला लिया कि अब हमको कहाँ जाना है, कहाँ, लखनऊ। कहते हैं सब तैयारी हो चुकी थी, इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान जो है लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं। अब वो अंतिम में फिर एक डॉक्टर आए, वो कहते हैं कि जरा मुंह तो देखो। मैंने कहा मुंह जीव जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। ये भी बेचारे बेढप जी थक गए थे बीमारी से, बड़ा शौक था इनको बीमार पड़ने का। तो कहते हैं कि मुंह जीव जो चाहे देखिए, लेकिन मेरा जो ये दुख है ना, तकलीफ, उससे हमको छुटकारा दिला दीजिए। कहते हैं देखकर बड़े जोर से हंसे। कौन हंसे? मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले कि किसी डॉक्टर को यह दिखाई नहीं दिया, यह नहीं सूझी कि तुम्हें पायरिया है।
पायरिया समझते हो, दांत में जो पीला पीला लग जाता है, कहते हैं पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मतलब दांत में पायरिया हमको भी लगी, यहाँ है पायरिया, सबको हो जाता है पीला पीला, वो जम जाता है दांत के अंदर, पीला पीला टाइप का हो जाएगा। और वो अगर साफ नहीं करवाया गया, इसलिए लोगों को कहता है कि डॉक्टर के पास समय समय से, दंत चिकित्सक के पास जाइए, दांत के डॉक्टर के पास, और दांत को कहता है एक बार महीने में, कम से कम 2 महीने या 1 महीने में साफ करवाने के लिए। लेकिन हम लोग नहीं करवाते, हम लोग सोचते हैं ब्रश से कर लेंगे साफ, क्यों जाए पैसा फंसाने के लिए, है ना, दतमन से कर लेंगे। लेकिन आजकल जो है साफ नहीं हो पाता। दतमन से, पहले जमाने के लोग दतमन से साफ करते थे तो दांत भी एकदम बढ़िया रहता था, हाँ एकदम व्हाइट कलर का। उसके बाद दांत एक जगह, अब देखो ना हमारा तुम्हारा सबका दांत ऐसे कहाँ कहाँ बिखर गया है एकदम। ये ब्रश का कमाल है सारा का सारा। कहता है यह सूझी, अब वो कहता है कि किसी को यह नहीं सूझी कि पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। वो जहर पेट में जाएगा तो पेट में तो दर्द होगा ना, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवा दीजिए। कहा कि दांत जाके निकलवा लीजिए, दीजिए। मैंने अपने मन में कहा कि आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, उसने कहलाया कि 3 रुपए की दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे, यानी एक दांत के कितने रुपए? 3 रुपये। कहता है कुल दांतों के लिए 96 रुपये। कहता है इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग, यानी कहने का तात्पर्य कि एक दांत पे 3 रुपये, यानी कुल 3200 दांत के कितने रुपए? 96 रुपये, है ना। तो कहता है कि वो तो अलग से लगेंगे ही, मतलब क्या 96 रुपये तो लगेंगे ही। उसके साथ कहता है कि दांत बनवाई के, वो तो तोड़ने के हुए, निकलवाने के हुए, अब दांत जो बनेगा उसके अलग से 150 रुपये। कितने? 150 रुपये अलग। कहता है यह सुनकर पेट दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। ठीक है, खर्च जो है ना अच्छे अच्छों को जो है माथा खराब कर देती है, जब खर्च होने लगती है, जब रुपए की बात आती है। तो कहता है कि श्रीमती से मैंने रुपए मांगे, उन्होंने पूछा कि क्या होगा। अब श्रीमती जी हिसाब लेने लगी कि रुपये का तुम करोगे क्या। मैंने सारा हल कर दिया। वे बोली कि तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। अब बीवी जो है आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, बीवी से अब रहा नहीं गया। कहती है कि तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने के लिए गई है क्या। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। पत्नी को एकदम गुस्सा आ गया कि तुमको जो कहता है वो करने लगते हो। हाँ, कि तुम ना जाके कभी नाक नुचवा लेना, कभी आंखें जो है निकलवा लेना, कभी बाल उखड़वा लेना। ठीक है, कहता है खाने ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। पत्नी सब कुछ जानती थी, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि जानते हुए भी कहने में संकोच होता है कि बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। मान लो कोई पत्नी पति को ये कह दे कि थोड़ा सा ढंग से खाया करो, थोड़ा सा लिमिट में खाया करो, तो पति क्या कहेगा, ये तो बीवी हमको नजर लगाती है। तो इस हिसाब से जो है बीवी चुप रहती है। लेकिन अंत में जब नहीं रहा गया तो बोलिए दी कि तुम खाना तो ढंग से खाओ। खाना इसलिए बोली ढंग से खाओ क्योंकि स्कूल में अलग वो खा के आया था रसगुल्ले, उसके बाद रिफ्रेशमेंट भी चबाया था अंदूर। हाँ, मिठाई खाया था। मिठाई में जो हो, और उसके बाद रिफ्रेशमेंट भी जो है चबाया था खूब। और उसके बाद घर पे आया तो 12 पूरी खाया, भूख नहीं थी फिर भी 12 पूरी, 6 रसगुल्ले और आधा पाव मलाई। तो पत्नी इसलिए बोली कि खाने ठिकाने से खाओ, जब भूख नहीं रहती तो खाते ही क्यों हो, है ना। तो कहती है कि खाना जो है ना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा, यानी ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपये क्यों बर्बाद कराए, यानी पहले क्यों नहीं कहा तुमने। जो हम इतने सारे डॉक्टर, वैद्य, हकीम, आयुर्वेदाचार्य, पता नहीं किन किन को बुला के, प्लस इतने सारे दोस्त यार रिश्तेदार आके चाय पानी पान सुपारी सब में मेरा पैसा खर्चा हुआ। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इस पाठ से आप क्या सीखे कि कई बार शरीर में छोटी छोटी भी बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, लाइन लगा देते हैं डॉक्टरों की। हम करते क्या है कि पैसा एकदम पहले देख तो लो, समझ तो लो कि सही में एक्चुअल में हुआ क्या है ना। खुद भी उतना समझ सकते हैं, खुद भी उतना अनुभव लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको हुआ क्या है, लेकिन हम करते नहीं है। तो हम बुड़बक, हमको बुड़बक बनाने वाले तो बहुत सारे सामने होते ही हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से जो है समझ में
आ गया होगा। अगला चैप्टर बहुत ही जल्द अगले क्लास में लेकर आ रही हूँ। और अंत में यही कहूंगी कि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके बताइए और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में। धन्यवाद।